ब्रिजमोहन जी, ये जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल रहा है, अगर एक व्यक्ति के साथ बदले की कार्रवाई इस तरह से की जाएगी, आखिर आनंद दुबे ने स्वीकार कर लिया ना कि वो कह रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रोक सको तो रोक लो, और हनुमान चालीसा क्यों नहीं करते हैं, वो मातोश्री के भीतर उनको बुद्धि दी जाए। इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है जो आपका विरोधी है, क्या आप उसको इस अंजाम तक पहुंचाएंगे? जेल की हवा खिलाएंगे आप लोग? ब्रिजमोहन जी, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं। ये प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णय है। मैं इस पे जो आपसे दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और आदरणीय नवनीत राणा जी एक सांसद हैं और वो अपने दायित्व को भी समझती हैं और देश के कानून को भी समझती हैं। आप एक जेट प्लस सिक्योरिटी के मुख्यमंत्री के घर पे आप जाना चाहती हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए था? आपको चाहिए था कि एक पत्र लिख के आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, मुझे अचानक भविष्यवाणी हुई है जिसमें कि मेरे को हनुमान जी का पाठ करना है और उस भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि आप ही के मातोश्री में करना है, तो कृपया आप इसकी व्यवस्था कर दीजिए। मातोश्री को तो इसलिए भी पहचाना गया है कि मेरे को अच्छे ढंग से याद आता है कि वहां पर नमाज भी पढ़ी गई है मातोश्री में। आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब ने इसकी अनुमति दी थी। यदि राणा जी की नियत अच्छी होती, धार्मिक होती, उसमें अगर राजनीति नहीं होती तो निश्चित रूप से उनको पत्र लिखना चाहिए था और मेरे को पूरा विश्वास है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी ना ब्रिजमोहन जी, लेकिन उसके पीछे मातोश्री में सुन तो अगर लीजिए, बाला साहब ठाकरे की ओर से नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, आप समझ रहे हैं इसका मतलब? यही तो मैं आप क्या बोल रहे हैं इस वक्त? अनुमति नहीं मांगी कि एक वक्त पर मातोश्री में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, लेकिन हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं मिली। आप बात को गलत ढंग से इंटरप्रेट करिए। वहां पर उन्होंने अनुमति मांगी थी, यहाँ पर ये प्रवेश कर रही थी, अनाधिकृत प्रवेश कर रही थी। एक जेट सिक्योरिटी का मुख्यमंत्री है और उसके निवास में आप बगैर अनुमति के प्रवेश करना चाहती है, मतलब आप तो खुद कानून तोड़ रही है। और मैं एक बात कह दूं आपसे, नवनीत राणा जी को वो घर से कहाँ निकली? देश का कानून वहाँ तोड़ने पर की आदत है। का जमावड़ा था ब्रिजमोहन जी, वो घर से कहाँ निकल पाई? उनको तो देश का कानून तोड़ने की सैकड़ों की तादाद में शिव सैनिकों की तैनाती कर दी थी आप लोगों ने, वो कहाँ घर से निकल पाई थी मातोश्री के लिए? अब देखिए, मेरी बात कह लेने दीजिए ना, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। नवनीत राणा जी को देश के कानून तोड़ने की आदत है। उनके खिलाफ गलत ढंग से अपने आप को शेड्यूल कास्ट बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट की लेकर जांच हुई और उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश पारित किया और उनके 2 लाख रुपए की कास्ट लगाई है। उनको आदत है इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करने की और कानून को तोड़ने की। मैं सोचता हूँ इस मुद्दे पे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोर्ट मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट इस मामले में निर्णय लेगी और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सबों को स्वीकार होगा। आपने जो अपने इसमें कहा है कि महाराष्ट्र नवनीत बहाना है, महाराष्ट्र निशाना है, मैं इसमें एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ। नवनीत बहाना है, आप पार्टी निशाना है। इसमें मैं आपसे बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति कहीं नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तौर से स्थित है। हमारे पास वहां पे भरपूर बहुमत है और हमारी सरकार वहां पे जनहित के वो बेहतर काम कर रही है कि अगला चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। हमें समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चूंकि उनको चुनाव जीतना है तो वहां पर आप पार्टी ने भी अपनी थम ठोकी हुई है और आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सिर्फ इसलिए धूल चटाई क्योंकि वो लगातार उनके कार्यकर्ता नारा लगाते थे बजरंग बली की जय, और वो बजरंग बली को छीन ये हनुमान जी को हाईजैक करने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ सर। आप एनसीपी से हैं या फिर आम आदमी पार्टी से हैं? ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आप यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को रोकना है, इस वजह से बीजेपी सक्रिय है। यही काम कर रही है बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी के पास और काम ही नहीं है। नफरत की भाषा फैलाओ, जो आदमी जितनी नफरत की बात बोले उसको उतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दो। इसके पहले संगीत सोम ने बोला, उनको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद कंगना रनौत जी आई, उनको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री जी आए, उनको सिक्योरिटी दे दी। अब इन्होंने भी बोला तो इनको सिक्योरिटी दे दी। भारतीय जनता पार्टी उस हर आदमी को पुरस्कृत कर रही है जो देश में नफरत की बात बोलेगा। ये इसके कारण पूरा वातावरण बिगड़ रहा है, पूरी स्थितियां बिगड़ रही है। इस पे सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। जो बातें ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, क्या मैं अभी ठीक है बोल दूं प्लीज? नवनीत बहाना है, आप निशाना है या महाराष्ट्र में कौन निशाना है? मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन निशाने से। एक बार बात हो जाए संगीत रागी जी की भी। जी, बीजेपी क्या डरी हुई है इस वजह से नवनीत राणा के कंधों का इस्तेमाल कर रही है उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने के लिए? संगीत रागी जी।
देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन किसको निशाने पर ले रहा है। सवाल ये है कि कोई महिला यदि घर से नहीं निकली है, सिर्फ यदि उसने संबोधन किया है कि हम मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि आप उसको उठा करके उस पर अरेस्ट करके आप उसको जेल में डाल देंगे। और ऐसा तो पता नहीं कितने इतने इतने अराजक बयान यदि शिवसेना का लाया जाए, तो सबसे ज्यादा अराजक तो मातोश्री परिवार में रहने वाले लोगों ने किया है। आप जाकर के स्टेडियम खोद देते हैं, आप जाकर के दंगा कराते हैं, आप खुलेआम सड़कों पर हिंसा करते हैं। इससे बड़ा कोई मुझे नहीं लगता है राजनीतिक लंपटता का कोई परिचय किसी 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 प्रदेश में हुआ है। और आप एक महिला को ये कह करके आप उसे अरेस्ट कर ले रहे हैं कि आप जो है ये हमारा प्रशासनिक निर्णय है और हम आपको जेल में डाल देंगे। आप कहते हैं हम किसी को जमीन में 20 फीट घास देंगे। ये कौन सी सभ्य समाज की भाषा है भाई? आपके यहाँ मान लिया जाए कि मान लिया वो राजनीतिक ही निर्णय है, तो राजनीतिक निर्णय लेने वालों को आप जमीन के 20 फीट नीचे गाड़ देंगे क्या? शिवसेना कहती है कि आप मंदिर घर में आप मंदिर में अपने घर में आप हनुमान चालीसा कीजिए। अरे आप अपने मातोश्री के बुजुर्गों का तो याद करते, उनका तो ख्याल करते कम से कम। आपका दरअसल राजनीतिक इस्लामीकरण हो चुका है। आप सत्ता में चिपके रहने के लिए हिंदुत्व की सारी चीजों को आप एक एक करके हाशिए पर लगा रहे हैं। आप उन तत्वों के साथ सत्ता में भागीदार होने के लिए उन तत्वों के साथ खड़े होने जिनका आप कल तक विरोध करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हलाल के मुद्दे पर, अजान के मुद्दे पर, मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे जी आज जिंदा होते तो आप अपने पुत्र की इस राजनीतिक निकम्मे पर वो आत्महत्या कर लेते। जिस प्रकार के पुत्र ने राजनीतिक निकम्मापन दिखाया है, जिस प्रकार से सारे बाला साहब की सारी विरासत को खत्म कर दिया है, उस पर मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे शर्मसार ही होते, कोई गौरवान्वित नहीं, कोई पिता अपने ऐसे बच्चे पर गौरवान्वित नहीं होता।